हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक क्लास थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे और एक प्रैक्टिस सेट हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। वी विल सी व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एन एग्जामिनर मे आस्क। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाइकोटमस क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, जो डाइकोटमस क्लासिफिकेशन होती है इसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, पहले कुछ चीज़ें आपको बता दें। इसमें एट्रीब्यूट्स डियर स्टूडेंट्स attributes are divided into two mutually exclusive classes। अगर ये स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ, आई होप कि आप अपने एंड पे भी रिकॉल कर पा रहे होंगे। आप जब स्टेटमेंट फर्स्ट आप देखेंगे, एवरी एट्रीब्यूट इन डाइकोटमस क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दे चुका हूँ। स्टेटमेंट पहला आपका सही है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट पढ़ने हैं और देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंगली हमने आंसर यहाँ से पिक कर लेना है, विच आर गिवन एज ऑप्शन ए, बी, सी एंड टी। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, जो डाइकोटमस क्लासिफिकेशन है, डाइकोटमस क्लासिफिकेशन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट टुगेदर जो है एग्जॉस्ट, जो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट टुगेदर एग्जॉस्ट द टोटल पॉपुलेशन। ये सही है, जो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ये एग्जॉस्ट करती है टोटल पॉपुलेशन को। दूसरा पॉइंट मैं आपके लिए लिख देता हूँ, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ attributes together exhausts टोटल पॉपुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड एज एन। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट टुगेदर एग्जॉस्ट द टोटल पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आप फिलहाल लेके मान के चल रहे हैं, ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। 1 और 2 किस में है? 1 और 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए और डी में आपका कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, डाइकोटमस क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। डियर स्टूडेंट्स, डाइकोटमस क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा है इज एप्लीकेबल ओनली टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स है ये डील करती है विद द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो स्टेटमेंट थर्ड है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। कमिंग टू द स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट 4 इज द क्लासेस ऑब्टेन्ड और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। जो आपके क्लासेस हैं जो आप ऑब्टेन करते हैं, क्लासेस आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लासेस आर कलेक्टिवली, दे आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, ये भी आप मान के हमारे साथ चल रहे हैं। आपके 1 2 3 1 2 एंड 4 ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। फिर से एक बारी मैं रिपीट कर देता हूँ, जो डाइकोटमस क्लासिफिकेशन है डिवाइड्स डेटा इनटू प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल डिवाइड करता है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में लिटरेट और इलिटरेट में एट्रीब्यूट्स को, ये लिटरेट एंड इलिटरेट में ये डेटा को डिवाइड करेगा। एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड में ये डेटा को डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल डेटा इज गिवन एंड इट कैटेगराइज डेटा इनटू एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, literate illiterate, it is nothing but dichotomous classification of data. This is done in the dichotomous classification, this is called the dichotomous classification। यह पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट हमने आपको बता दिया, यह गलत क्यों है? क्योंकि जो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स डील्स विद द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, द क्वेश्चन नंबर सेकंड डियर स्टूडेंट्स इज assertion is given, reason is given। assertion पढ़ना है, reason पढ़ना है, अकॉर्डिंगली हमें certain relationships डिसिफर करने की कोशिश करनी है। द फर्स्ट रिलेशनशिप इज़ कि क्या assertion और reason दोनों सही है और reason is correct explanation of assertion। पहली रिलेशनशिप ये है। दूसरी रिलेशनशिप क्या है? क्या दोनों assertion और reason सही है बट R is not correct explanation of A। दूसरी रिलेशनशिप ये है। तीसरी रिलेशनशिप विच वी आर सपोज टू डिसिफर आफ्टर रीडिंग असर्शन एंड रीजन बोथ, दैट इज़ क्या असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स, क्या असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू। इनमें से इन चार, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशनशिप इन द क्वेश्चन रीजन असर्शन, वो हमें डिसिफर करने हैं। तो सबसे पहले हम असर्शन को पढ़ते हैं। इन द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स क्लास फ्रीक्वेंसीज मस्ट सेटिस्फाई सर्टन कंसिस्टेंसीज। ये स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में जो क्लास फ्रीक्वेंसीज आपकी होती है उन्हें कुछ सर्टन कंडीशंस, सर्टन कंसिस्टेंसी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है आपका, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैं इसे हाईलाइट भी आपके लिए कर देता हूँ। असर्शन आपका, अब आप ये मान के चले असर्शन जो गिवन है ये आपका सही है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। व्हाट आर दीज कंसिस्टेंसीज और रिक्वायर्ड। अब आपको आपके जहन में ये भी आ रहा होगा, आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे अपने एंड पे, बिकॉज यू हैव स्टडीड व्हाट यू वर सपोज टू डू, व्हाट यू वर सपोज टू स्टडी, यू हैव स्टडीड, यू हैव रिवाइज्ड
the content, the literature which was required and given in the syllabus required to रिवाइज। ठीक है, अब आप हमारे साथ मॉक ले रहे हैं, कुछ चीज़ें बतानी आपके लिए ज़रूरी है। हमने आपको पहले बता दिया असर्शन सही है, क्योंकि असर्शन में लिखा है क्लास फ्रीक्वेंसीज में कुछ कंसिस्टेंसी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है, असर्शन सही है। लेकिन व्हाट आर दोज कंसिस्टेंसीज डियर स्टूडेंट्स? कंसिस्टेंसीज जो है, जो क्लास फ्रीक्वेंसीज है, उन्हें कौन सी कंसिस्टेंसी कंडीशंस को फॉलो करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। वो कंडीशंस डियर स्टूडेंट्स हैं कि फ्रीक्वेंसी जो आपकी है, फ्रीक्वेंसी में ऐप में लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 1, फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन और इक्वल टू पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, एन इज नथिंग बट टोटल पॉपुलेशन। जो आपका सम ऑफ अल्टीमेट, यू एफ में लिख देता हूँ, सम ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज है, दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ultimate frequency that should be equal to total population, which I am writing as n, symbolizing as n। ठीक है, दो this first assertion is clear। रीजन पे आ जाते हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द टोटल पॉपुलेशन इंडिकेट्स इनकंसिस्टेंसी। अगर क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी है, इफ इट इज़ ग्रेटर देन टोटल पॉपुलेशन, इफ इट इज़ ग्रेटर देन, जो आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी है एफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इफ इट्स ग्रेटर देन टोटल पॉपुलेशन विच मीन्स n, क्या इनकंसिस्टेंसी शो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? यस, ये इनकंसिस्टेंसी शो कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं क्लास फ्रीक्वेंसीज और इनकंसिस्टेंसीज की, और एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा है कि अगर क्लास फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन पॉपुलेशन होगी, इनकंसिस्टेंसी है, देन रीज़न तो हमारा सही है ही है, और ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को भी। तो हमारा ए ऑप्शन ए रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप विच इज़ बिटवीन असर्शन एंड रीज़न। ए भी, असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, एंड आर एक्सप्लेन्स द ए। ठीक है, ये पॉइंट सही है। एंड व्हाट आर दोज इनकंसिस्टेंसीज डियर स्टूडेंट्स? या इनकंसिस्टेंसीज के पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी है, वो हमारे लिए जाना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को फॉलो करना होता है, वो हमने आपको बता दिया है। व्हाट आर द सर्टन इनकंसिस्टेंट सिचुएशंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, तो आपका जो क्लास है ये इनकंसिस्टेंट है, ये सिचुएशन इनकंसिस्टेंसी की है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक्सीड करती है पॉपुलेशन को, जो हम रीज़न में पढ़ भी रहे थे, अगर जो क्लास फ्रीक्वेंसी है, इफ़ इट्स ग्रेटर दैन टोटल पॉपुलेशन, देन दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अगर लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी, then this is the situation of inconsistency। These are certain things which are important to understand this particular question कि कहाँ से पूछा है, एग्जामिनर ने क्या पूछने की कोशिश की है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे। दो लिस्ट गिवन है, हमें उन्हें मैच करना है, अकॉर्डिंगली हमने कोड्स में से आंसर उठाना है। पहले क्या गिवन है आपका डियर स्टूडेंट्स? ए गिवन है और बीटा गिवन है, और ए और बीटा साथ में गिवन है। ठीक है, हमें बताना ए और बीटा शो क्या करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, जो कैपिटल लेटर्स होंगे, कैपिटल लेटर्स होंगे, वो क्या शो करते हैं? वो प्रेजेंस शो करते हैं। ठीक है, प्रेजेंस शो करते हैं। जो ग्रीक लेटर्स होंगे वो एब्सेंस शो करते हैं। क्या करते हैं? एब्सेंस शो। अगर ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर है, तो आप जाके हम कुछ समझ पाएंगे। सबसे पहले आपका अल्फ़ा बीटा, ए और बीटा गिवन है। ए मीन्स प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ ए। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, एंड बीटा मीन्स एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा को हम एब्सेंस के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए, देन अल्फ़ा से वो हम शो करते हैं। इफ़ देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी, वो हम बीटा से शो करते हैं। ठीक है, इफ़ देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए, वो हम ए से शो करते हैं। इफ़ देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी, वो हम बी से शो कर रहे हैं। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पे बच्चों को। सो ए इज़ प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए एंड बी, बीटा इज़ एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी। तो ये आपका यहाँ पे कहीं तो लिखा होगा, एब्सेंस, प्रेजेंस ऑफ ए एंड एब्सेंस ऑफ बी। ठीक है, यही तो हो रहा है। अब आ जाते हैं, दूसरा आपका लिखा है, दूसरा यहाँ पे इट इज़ अल्फ़ा एंड बी, अल्फ़ा एंड बी लिखा है। अल्फ़ा क्या दिखा रहा है आपको? अब आपका के लिए आसान होना चाहिए। अल्फ़ा डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा एंड बी, अल्फ़ा शोज एब्सेंस ऑफ ए एट्रीब्यूट, एंड बी क्या आपका शो कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तीसरे में क्या आपका गिवन है? अल्फ़ा बीटा साथ में गिवन है, अल्फ़ा बीटा विच मीन्स एब्सेंस ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी क्या शो कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी। आंसर आप यहाँ से ढूंढते फिरेंगे, ये चीज़ें छोटी छोटी आपके लिए बताना ज़रूरी था। ठीक है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, ये फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज पे क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे क्वेश्चन है।
ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन है, हमें देख लेना है कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन सही बैठता है रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, वो हमने पकड़ लेना है। डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है दैट इन्वॉल्व्स फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसीज है, दे इन्वॉल्व ओनली वन एट्रीब्यूट, दे इन्वॉल्व ओनली वन एट्रीब्यूट। ये पॉइंट आपने जहनशी अभी से कर लेना, तो आगे कोई क्वेश्चन आपका मुश्किल नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकती है, एग्जाम्पल आपका ए है, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए, बी प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी, आपका अल्फ़ा हो सकता है एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है आपका। तो आंसर क्या हो सकता है आपका, दे इन्वॉल्व, जो फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज है, दे इन्वॉल्व फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू ओनली वन एट्रीब्यूट एट अ टाइम, ये आंसर है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं करनी है। ये स्टूडेंट आपको पता, जो जीरो ऑर्डर, ये याद दिलाना आपको ज़रूरी है, जो जीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है, इट इंडिकेट्स, इट मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी एन, इट इज़ टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज़ एन। इफ देयर इज फर्स्ट ऑर्डर विच मीन्स इट इंक्लूड्स ओनली वन एट्रीब्यूट, सेकंड ऑर्डर टू एट्रीब्यूट्स, थर्ड ऑर्डर थ्री एट्रीब्यूट्स। ये आप याद कर ले। आई होप आपने ये सारी चीज़ें छोटी छोटी पढ़ी भी होंगी और रिवाइज भी कर लिया होगा, सफिशेंट रिविजन्स भी कर लिए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, 4 स्टेटमेंट्स 1 2 3 एंड 4। हमें बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, और अकॉर्डिंगली हम आंसर पिक करेंगे, इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। सो कमिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स, इफ़ ऑब्जर्व्ड joint frequency observed exceeds expected joint frequency, association is positive। अगर observed frequency greater than है expected frequency, अगर ये रिलेशनशिप है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जॉइंटली, दी पॉइंट आपने याद रखना है, जॉइंट फ्रीक्वेंसी, अगर ऑब्जर्व्ड जॉइंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है एक्सपेक्टेड जॉइंट फ्रीक्वेंसी, आपकी जो एसोसिएशन डियर स्टूडेंट्स होती है वो पॉजिटिव एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन आपकी पॉजिटिव होती है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, इफ ऑब्जर्व्ड जॉइंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एसोसिएशन इज नेगेटिव। द सेकंड स्टेटमेंट इज सही, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आपकी ऑब्जर्व्ड जॉइंट फ्रीक्वेंसी लेस देन है एक्सपेक्टेड जॉइंट फ्रीक्वेंसी, जो एसोसिएशन है दैट इज नेगेटिव, आपकी एसोसिएशन नेगेटिव एसोसिएशन होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रख लेंगे। स्टेटमेंट दूसरा भी आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। आ जाते हैं हम तीसरे स्टेटमेंट पे। द थर्ड स्टेटमेंट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन। करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस इम्प्लाइज, जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस मीन्स नो एसोसिएशन, इट मीन्स नो एसोसिएशन, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखें। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, 1 2 3 1 2 3, और आंसर आपका ये हो गया। फिर आप चौथे पे आ जाते हैं, एसोसिएशन कैन बी स्टडीड ओनली फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एसोसिएशन कैन बी, ठीक है। क्वांटिटेटिव के लिए तो हम ये नहीं स्टडी कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कमिंग टू द जो एक्सपेक्टेड, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है, वो ये है डियर स्टूडेंट्स की एग्जामिनर इसी पे, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा कि 3 स्टेटमेंट हमारे सही है, चौथा नहीं है, क्वांटिटेटिव की बात यहाँ नहीं हो रही है, आंसर ये है। और इफ़ द जॉइंट फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड जॉइंट फ्रीक्वेंसी आर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, एसोसिएशन पॉजिटिव है, अदरवाइज है तो कन्वर्स इसका नेगेटिव है, एंड इंडिपेंडेंस मीन्स नो एसोसिएशन। कुछ चीज़ें और बतानी जरूरी है, एग्जामिनर आपको ऐसे ही दे सकता है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन को आपको ऐसे करके दे सकता है। देयर इज सेकंड पॉसिबिलिटी, वो आपको यहीं से बता दे, दैट इज़ अब अगर आपकी एसोसिएशन जो जॉइंट फ्रीक्वेंसीज है, जॉइंट फ्रीक्वेंसी इफ दे आर ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड, if the joint frequencies observed frequencies, this is how we write expect observed frequencies and expected frequencies. If a be 0, which means observed frequency joint frequencies are greater than expected joint frequencies, then association आपकी positive है, positive association, ठीक है। if observed frequencies are less than expected frequencies, then आपकी association
नेगेटिव है। अगर ऑप्शन में ए ऐसे करके ए बी करके ऐसे दे देना, सिंबल्स में क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, आपके लिए तभी मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं बता दें कि इनमें से कौन सी पॉजिटिव एसोसिएशन है, नेगेटिव एसोसिएशन किसी क्वेश्चन में बता दें, तो ये आपकी नेगेटिव एसोसिएशन हो जाती है। अगर आपकी ऑब्जर्वर्ड एसोसिएशन बराबर है एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, इफ़ दे आर इक्वल, विच मीन्स इट मीन्स independence, it means independence of observations, which means it means independence of frequencies. When the frequencies are independent, it means a complete independence, it means complete independence, it means that there is no association. So ये चीज़ें आपके लिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरी थी, शायद एग्जामिनर यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दे। हम आ जाते हैं नंबर 6 पे। असर्शन गिवन है, रीज़न गिवन है, एंड हमें अकॉर्डिंगली कोड से रिलेशनशिप डिसफर करके आंसर पिक करना है। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सही है। रीज़न पे आ जाते हैं, असर्शन आपका करेक्ट है। जो आपके क्लास फ्रीक्वेंसीज अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कैन बिलोंग ओनली टू वन एट्रीब्यूट एट अ टाइम, वन अल्टीमेट क्लास एट अ टाइम। तो रीज़न क्या बोल रहा है, एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, दैट कैन बिलोंग ओनली टू वन अल्टीमेट क्लास एट अ टाइम। रीज़न भी आपका सही है, ठीक है, रीज़न भी आपका सही है। एंड यू विल गो विद द आंसर ऑप्शन ए, बिकॉज आर एक्सप्लेन्स ए, ये भी यहाँ से आप पकड़ लेंगे, ठीक है। कमिंग टू द सर्टन अल्टीमेट क्लासेस कुछ मैं लिख देता हूँ। अल्टीमेट क्लासेस या अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, अल्टीमेट क्लास आपका ए बी हो सकता है, ए बीटा हो सकता है, अल्फ़ा बी हो सकता है, अल्फ़ा और बीटा हो सकता है, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट बिलोंग टू मोर देन वन सिमिल्टेनियसली, ये आपका सही है। अ पर्सन कैन नॉट बिलोंग टू मोर देन वन क्लास सिमिल्टेनियसली। एंड व्हाट आर द सर्टन अल्टीमेट क्लासेस, यहाँ मैं आपके लिए लिख चुका हूँ, ठीक है। क्लासेस जो अल्टीमेट क्लासेस, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो यहाँ पे हमने कर दिया। दूसरा, अगर आपको ये म्यूचुअली, तो जो क्लासेस हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और कलेक्टिवली क्या होते हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी होते हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होते हैं। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पे। द क्वेश्चन इज इफ एन डिनोट्स टोटल फ्रीक्वेंसी, एन आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है ओब्वियसली, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी। ए डिनोट्स एन एट्रीब्यूट, ए इज एन एट्रीब्यूट, ठीक है, लिख लो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सेंस ऑफ ए। क्वेश्चन है आपका, नीचे आपका ए गिवन है, ठीक है, आपका अल्फ़ा गिवन है, एंड ए गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, ए बी गिवन है, और एन माइनस ए गिवन है। आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि अगर टोटल एन डिनोट करता है टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज़ ए एट्रीब्यूट है आपका, देन नीचे ऑप्शंस में से कौन रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सेंस ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ हमें क्वेश्चन में देखना क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए, ऑप्शंस में वो देख लेना है। वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑप्शन बी अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ नथिंग, ये इसमें ज़्यादा आपको मगजमारी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सेंस ऑफ, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सेंस ऑफ ए दैट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सेंस ऑफ बी दैट इज़ डिनोटेड बाय बीटा, सिंपल है। एंड प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए इज़ ए एंड प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी इज़ बी, ठीक है। अल्फ़ा एब्सेंस ऑफ ए जो है ये प्रेजेंस ऑफ ए दिखाता है, प्रेजेंस ऑफ ए, एंड अल्फ़ा एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए, ठीक है। ज़्यादा इसमें शायद सोचने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि हम अच्छी खासी तैयारी इस पर कर चुके हैं पहले भी। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 लिस्ट दिए गए हैं, हमें अकॉर्डिंगली उन्हें मैच करना है और कोड से आंसर पिक कर लेना है, ठीक है, कोड से आंसर पिक कर लेना है। तो देख लेते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन में क्या होता है। जॉइंट ओकरेंस ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, पॉजिटिव जो जॉइंट ओकरेंस है दैट इज़ जॉइंट ओकरेंस ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, विच मीन्स ऑब्जर्व्ड, ऐसे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज है दैट इज़ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ऑप्शन कौन सा, जॉइंट ओकरेंस इज़ ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड ओकरेंस, ठीक है। कमिंग टू द नेगेटिव एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, जॉइंट ओकरेंस लेस देन एक्सपेक्टेड। नेगेटिव में आपका होता है जो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, नेगेटिव जॉइंट ओकरेंस लेस देन एक्सपेक्टेड, ये इसमें
इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन। तीसरा, इंडिपेंडेंस मीन्स नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, नो एसोसिएशन। उसमें क्या होता है, आपका जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज है दैट आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ये इंडिपेंडेंस का केस है आपका। कंसिस्टेंसी मीन्स लॉजिकल पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इट मीन्स कंसिस्टेंसी मीन्स लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ऑप्शन आप यहाँ से देखते फिरेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी के बारे कुछ स्टेटमेंट है फॉर 3 एट्रीब्यूट्स ए बी सी। अल्टीमेट क्लासेस फॉर 3 एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, हमने बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बता के चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लासेस इज 8, टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लासेस 8 हैं। इफ़ देयर आर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, अगर 3 फॉर 3 एट्रीब्यूट्स इज ए बी सी, क्या टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लासेस 8 होंगे डियर स्टूडेंट्स? यस। तो ये इसमें फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ पहले डियर स्टूडेंट्स। फॉर्मूला इज़ फॉर एन एट्रीब्यूट, फॉर एन attribute the formula is 2n, so formula is 2n. Similarly for 3 attributes, ये कौन से 3 एट्रीब्यूट्स मैं ला रहा हूँ, ए बी एंड सी एट्रीब्यूट जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फॉर 3 एट्रीब्यूट्स हमारे एट्रीब्यूट्स कितने होंगे, 2 रेज़्ड पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो स्टेटमेंट समझने में कोई मगजमारी नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट आपका सही है। अल्टीमेट क्लास में अगर इफ़ देयर इज़ गिवन अल्टीमेट क्लास फॉर 3 एट्रीब्यूट्स, दे टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लासेस कितनी होंगी, 8 होंगी, ठीक है। इसमें कोई मगजमारी होनी नहीं चाहिए क्योंकि वी हैव सॉल्व्ड इट हियर। आ जाते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ईच अल्टीमेट क्लास रिप्रेजेंट्स ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ये सही है, जो यूनिक कॉम्बिनेशन दिखाता है। हर एक अल्टीमेट क्लास जो है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बताता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की। तो स्टेटमेंट सही है, इसे इन्फॉर्मेशन बना के अपने नोट्स को इनरिच ऑफ कर लें, स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट में आ जाते हैं। सम ऑफ ऑल द अल्टीमेट क्लासेस इक्वल टोटल पॉपुलेशन, ये 10 बारी मैं आपको बता चुका हूँ। जो आपके टोटल अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका सम बराबर टोटल पॉपुलेशन के बराबर होता है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। हम आ जाते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे। अल्टीमेट क्लासेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 10 बार बता चुका हूँ। अल्टीमेट क्लासेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, ये आप याद करके जाएंगे कहीं से। आंसर आपका ये है 1 2 3, 3 स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट आपके सही है, ज़्यादा आपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेट क्लासेस की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स। 2 एट्रीब्यूट्स के दरमियान कंप्लीट एसोसिएशन है, तो कौन क्या क्या बताते हैं हम, मतलब विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स दी कंप्लीट एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आपको यहीं से पहले तो आंसर बता के चलें डियर स्टूडेंट। 2 एट्रीब्यूट्स ऑलवेज ओकर टुगेदर एंड नेवर सेपरेटली। जब 2 एट्रीब्यूट्स रिपीट ओकरेंस उनकी टुगेदर हो, सेपरेट कभी ना हो रहे हों, तो दैट इज़ नथिंग बट कंप्लीट एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। व्हेनेवर वन एट्रीब्यूट ओकर द अदर ऑल्सो ओकर, whenever one attribute occur other also occur, that is nothing but the complete association or the concept of complete association। आपकी एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। if a attribute is equal to b attribute which means they will come together, ठीक है, they will come together, then complete association exists। it means then अगर वो दोनों साथ में आएंगे then complete association एग्जिस्टस, ठीक है। हम मिलते हैं अगले किसी और सेशन में और किसी टॉपिक और किसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर लें। ऑल द बेस्ट।